आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि जब दो लोग लड़ते हैं तो फायदा हमेशा किसी तीसरे का होता है। आज की हमारी पड़ताल भी कुछ ऐसे ही एक रहस्य के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, पश्चिम एशिया में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है और दुनिया भर के बाजार हिल गए हैं। लेकिन इस पूरी उथल पुथल के बीच एक देश है जो चुपचाप अपनी तिजोरियां भर रहा है। तो सवाल यही है कि वो तीसरा आखिर है कौन? इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसके हाथ ये सबसे बड़ा जैकपॉट लग गया है? चलिए, इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़े संकट से। हुआ ये कि ईरान पर एक हमला हुआ और फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस एक संघर्ष ने दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे ज़रूरी धमनी मतलब मेन आर्टरी को ही बंद कर दिया है। ये सब शुरू हुआ 28 फरवरी को, जब ईरान पर एक हमला हुआ। जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठा और उसने भी जवाबी कार्रवाई की। और इस एक्शन रिएक्शन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह ठप पड़ गया। अच्छा, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना ज़रूरी क्यों है? समझिए कि इससे दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट कहा जाता है। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। तो इसका बंद होना मतलब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भूचाल आ जाना। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, दुनिया का 20% तेल इसी एक अकेले रास्ते से गुजरता है। सोच कर देखिए, एक झटके में दुनिया की तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा रुक गया। इसका असर कितना जबरदस्त होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बस जैसे ही ये चोक पॉइंट बंद हुआ, दुनिया भर के तेल बाजारों में एक तरह का पैनिक फैल गया। सप्लाई पर आए इस संकट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, खासकर उन देशों में जो तेल खरीदने के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये चार्ट हालात की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, संकट से पहले कीमत थी $73 प्रति बैरल, लेकिन संकट के बाद ये कीमत रातों रात उछलकर $100 प्रति बैरल को भी पार कर गए। ये लगभग 37% की सीधी सीधी बढ़ोतरी थी, जिसका असर हर किसी पर पड़ना तय था। इस संकट का असर लहरों की तरह चारों तरफ फैला। ग्लोबल तेल सप्लाई में 20% की कटौती हो गई। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादकों के जहाज समुद्र में ही फंसकर रह गए और भारत जैसे बड़े खरीदार देशों के सामने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और अब आते हैं अपनी कहानी के उस तीसरे खिलाड़ी पर। इस सारी उथल-पुथल और अफरा-तफरी के बीच एक देश ऐसा था जिसे उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा हो रहा था, और वो देश है रूस। आप समझते हैं कि आखिर कैसे इस संकट ने रूस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना दी। तो रूस को ये फायदा हो कैसे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम एशिया के रास्ते बंद होते ही रूसी तेल अचानक दुनिया का सबसे सेफ और सबसे आसानी से मिलने वाला ऑप्शन बन गया। दूसरा, जैसी ही डिमांड बढ़ी, रूस ने अपने तेल पर मिलने वाले सारे डिस्काउंट्स खत्म कर दिए। और तीसरा, इन सब के चलते अब रूस हर एक बैरल पर पहले के मुकाबले $27 एक्स्ट्रा कमा रहा है। और इस फायदे का स्केल कितना बड़ा है, ये नंबर देखकर शायद हैरानी होगी। एक अनुमान के मुताबिक इस तेल संकट की वजह से रूस को हर दिन, जी हाँ, हर दिन लगभग $150 मिलियन की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने इस सिचुएशन को एकदम साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, इस युद्ध में एक ही विजेता है, रूस। वो यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए पैसा और संसाधन जुटा रहा है। ये बयान एक तरह से इस बात पर मोहर लगाता है कि रूस ही इस संकट का सबसे बड़ा लाभार्थी है। अब कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिका, वो देश जिसने खुद रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए थे, अब अपनी ही पॉलिसी को कमजोर करने पर मजबूर हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका को ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा? इसकी वजह है घरेलू राजनीति। असल में 2025 के मिड टर्म चुनावों से पहले अमेरिका में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने सरकार पर बहुत भारी पॉलिटिकल प्रेशर बना दिया था, और आसमान छूती तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें मजबूरी में रूसी तेल को बाजार में वापस आने देना पड़ा। इस स्लाइड में अमेरिका की पॉलिसी में आया बदलाव बिल्कुल साफ साफ दिखता है। संकट से पहले अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी थी, मतलब $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप और टैंकरों पर कड़े प्रतिबंध।
लेकिन संकट के बाद ये पॉलिसी कमजोर पड़ गई और रूसी तेल को बाजार में आने देने के लिए टेम्पररी छूट दे दी गई। अब बात करते हैं भारत और दुनिया पर इसके व्यापक असर की। इस एक संकट ने एनर्जी की पूरी जियोपॉलिटिक्स को ही बदल कर रख दिया है और भारत जैसे बड़े आयातक देशों को अब एक नई और काफी मुश्किल राह पर चलना पड़ रहा है। ये चार्ट दिखाता है कि भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर कितना ज्यादा निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% तेल बाहर से खरीदता है। जाहिर सी बात है, ग्लोबल मार्केट में कोई भी बड़ी हलचल भारत पर सीधा असर डालती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से भारत की लगभग 50% सप्लाई रुक गई। तो नतीजा क्या हुआ? भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेजी से कदम उठाए। मार्च 2025 की शुरुआत में ही भारत ने रूस से तेल की खरीद में 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। तो इस पूरे संकट से भारत के लिए क्या बड़े रणनीतिक सबक मिलते हैं? पहला, कि अपने ऊर्जा स्रोतों को डाइवर्सिफाई करना होगा, किसी एक रीजन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दूसरा, रूस जैसे अहम सप्लायर्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना जरूरी है। तीसरा, इन चोक पॉइंट्स से बचने के लिए नए सप्लाई रूट बनाने होंगे। और चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना ही होगा। और आखिर में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आज की दुनिया में तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि यह सबसे तेज कूटनीतिक और सैन्य हथियार भी है। पश्चिम एशिया में दागी गई मिसाइलों ने अनजाने में ही सही यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की आर्थिक ताकत को और मजबूत कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि ऊर्जा और राजनीति हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे।